नमस्कार और स्वागत है आज की इस चर्चा में। हमारा विषय है न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स। ये शब्द हम सुनते तो हैं, खासकर सरकारी नौकरियों या कुछ खास कानूनी मामलों में। आज हम इसी को गहराई से समझेंगे और हमारी ये जो बातचीत है ये आधारित है श्रोता के दिए स्रोतों पर, खास तौर पर एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी के हिस्सों पर। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये न्यायाधिकरण आखिर हैं क्या, इनको हमारे संविधान में जगह क्यों मिली, कैसे मिली, और हाँ, सबसे जरूरी, ये काम कैसे करते हैं, इनका महत्व क्या है। आपको शायद पता हो या ना भी हो कि जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, तब उसमें ट्रिब्यूनल्स का कोई अलग से प्रावधान था ही नहीं। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम बात है। न्यायाधिकरणों को संविधान में बाद में जोड़ा गया। ये हुआ 1976 में 42nd संविधान संशोधन के जरिए। इस संशोधन से संविधान में एक बिल्कुल नया भाग ही जोड़ दिया गया, भाग 14A, जिसका नाम ही रखा न्यायाधिकरण। और मजे की बात यह है कि इस पूरे भाग में सिर्फ 2 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 323A जो प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के बारे में है, और अनुच्छेद 323B जो कुछ दूसरे मामलों के लिए न्यायाधिकरण बनाने की बात करता है। अच्छा, तो आज का हमारा मिशन है इन स्रोतों को खंगालना और ये समझना कि ये न्यायाधिकरण खासकर सरकारी कर्मचारियों और कुछ और खास मामलों से जुड़े विवादों को निपटाने में कैसे काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 323A से। ये प्रशासनिक न्यायाधिकरणों मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात करता है। ये अनुच्छेद संसद को एक खास शक्ति देता है ना? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 323A संसद को ये अधिकार देता है कि वो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों या सरकारी कंपनियों वगैरह में जो लोग काम करते हैं, उनकी भर्ती और सर्विस की शर्तों से जुड़े जो भी झगड़े या विवाद हों, उनके निपटारे के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण बना सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब हमारे पास अदालतें तो थी ही। जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि अदालतों पर काम का बोझ बहुत बढ़ रहा था और मामले, खासकर ये सर्विस मैटर्स, काफी खिंच जाते थे, देरी होती थी। तो सोचा ये गया कि अगर इन खास मामलों के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बना दें जहां विशेषज्ञ हों, तो फैसले जल्दी होंगे, खर्चा भी कम आएगा और अदालतों का बोझ भी जाहिर है कम होगा। विशेषज्ञता और रफ्तार, ये मुख्य कारण थे। जी हाँ। और इसी सोच के साथ फिर संसद ने अनुच्छेद 323A का इस्तेमाल करके कानून पास किया। सही। संसद ने 1985 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट पास किया। इसी कानून ने केंद्र सरकार को शक्ति दी कि वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसे हम सब सैट के नाम से जानते हैं, वो स्थापित करें, और साथ ही राज्यों के कहने पर उनके लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स यानी SATs भी बनाने का अधिकार दिया। तो चलिए पहले कैट को थोड़ा और समझ लेते हैं। 1985 में बना, मेन बेंच दिल्ली में है, लेकिन अब तो ये काफी फैल गया है। हाँ, फैल गया है। प्रिंसिपल बेंच तो दिल्ली में है ही, पर आज देश भर में कैट की करीब 19 नियमित बेंचेस हैं। ज्यादातर तो हाई कोर्ट की मुख्य जगहों पर है, जैसे इलाहाबाद, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, और कुछ और शहरों में भी हैं, जैसे जयपुर, लखनऊ। और ये बेंचेस जरूरत पड़ने पर दूसरी जगहों पर जाकर भी सुनवाई करती हैं, जिसे सर्किट सिटिंग कहते हैं, ताकि दूर बैठे कर्मचारी को भी आसानी हो। अच्छा, और कौन लोग अपनी मामले लेकर कैट जा सकते हैं? मतलब इसका दायरा क्या है? देखिए, कैट का जो मूल क्षेत्राधिकार है वो केंद्र सरकार के अंदर काम करने वाले ज्यादातर लोक सेवकों की भर्ती और सेवा से जुड़े लगभग सभी मामलों को कवर करता है। इसमें आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज आ गई, IAS, IPS, IFS, सेंट्रल सिविल सर्विसेज आ गई जैसे इनकम टैक्स, फॉरेन सर्विस वाले, केंद्र सरकार के बाकी सिविल पद भी, और यहाँ तक कि डिफेंस सर्विसेज में जो सिविलियन कर्मचारी काम करते हैं वो भी। लेकिन हाँ, इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसा कि स्रोत बताते हैं। कौन लोग नहीं जा सकते इस कैट? हाँ, ये जानना भी जरूरी है। जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हैं वो नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो भी इसके दायरे में नहीं आते, और संसद के सचिवालय के कर्मचारी भी नहीं। उनके लिए अलग मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है। अब जरा इसकी बनावट मतलब संरचना की बात करें। कौन लोग होते हैं इसमें? कैट एक मल्टी मेंबर बॉडी है, मतलब इसमें कई सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष यानी चेयरमैन होते हैं और बाकी सदस्यों की संख्या काफी है, करीब 69-70 के आसपास स्वीकृत पद है। एक दिलचस्प बात यह है
कि पहले इसमें वाइस चेयरमैन का पद भी होता था, लेकिन वो 2006 में एक संशोधन करके हटा दिया गया। और ये सदस्य आते कहाँ से हैं? क्या सब जज होते हैं? नहीं, यही तो खास बात है। कैट के सदस्य 2 तरीके की पृष्ठभूमि से आते हैं, न्यायिक यानी जुडिशियल और प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका क्या मतलब हुआ? जुडिशियल सदस्य वो होते हैं जो हाई कोर्ट के जज रह चुके हों या जज बनने की योग्यता रखते हों, और प्रशासनिक सदस्य वो होते हैं जो सरकार में ऊंचे प्रशासनिक पदों पर जैसे सेक्रेटरी लेवल पर काम कर चुके हों और जिन्हें सरकारी कामकाज और नियमों का गहरा अनुभव हो। अच्छा, तो मतलब दोनों तरह का तजुर्बा एक जगह। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि आपको दोनों नजरिए मिल जाते हैं। एक कानूनी पहलू देखता है, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है। दूसरा प्रशासनिक बारीकियों को, नियमों की व्यावहारिक दिक्कतों को समझता है। तो सर्विस मैटर्स जैसे मामलों में ये कॉम्बिनेशन बहुत कारगर माना जाता है। शायद पारंपरिक अदावतों से ज्यादा विशेषज्ञता यहाँ मिल पाती है। सही। और इनकी नियुक्ति कैसे होती है? क्या सरकार सीधे नियुक्तार देती है? नियुक्ति तो केंद्र सरकार ही करती है, पर वो एक हाई पावर्ड सर्च कम सिलेक्शन कमिटी की सिफारिश पर करती है। इस कमिटी के अध्यक्ष भारत के चीफ जस्टिस ये उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के कोई जज होते हैं। इसमें सीनियर सरकारी अधिकारी भी होते हैं। तो प्रक्रिया काफी पारदर्शी और योग्यता आधारित है, और नियुक्ति के लिए कम से कम 50 साल की उम्र होनी चाहिए। और कार्यकाल कितने समय के लिए? हाल के न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के हिसाब से अध्यक्ष के लिए 4 साल या 70 साल की उम्र तक, और सदस्य के लिए 4 साल या 67 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, अब आते हैं इनके काम करने के तरीके पर। क्या ये बिल्कुल कोर्ट की तरह काम करते हैं, वही लंबी चौड़ी प्रक्रिया? नहीं, यहीं एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। कैट जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के जो जटिल नियम हैं उनसे बंधा हुआ नहीं है। ओह, तो फिर ये किस आधार पर काम करते हैं? ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पर चलते हैं। प्राकृतिक न्याय, ये क्या होता है आसान शब्दों में? आसान शब्दों में कहें तो मतलब है कि सुनवाई निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी के खिलाफ बिना सुने फैसला नहीं होना चाहिए, और फैसला तर्क संगत होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। इस लचीलेपन की वजह से कार्यवाही तेज हो सकती है। और एक और बात थी शायद, फीस की। हाँ, आवेदक को सिर्फ 50 रुपए की मामूली सी फीस देनी होती है, और वो खुद भी बहस कर सकता है या वकील के जरिए भी। तो ये इसे ज्यादा सुलभ बनाता है। अच्छा, एक बात और, पहले तो शायद कैट के फैसलों के खिलाफ अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही होती थी, हाई कोर्ट का रास्ता बंद था। हाँ बिल्कुल, ओरिजिनल एक्ट में यही था। इसके पीछे शायद सोच यही थी कि मामला जल्दी फाइनल हो, लिटिगेशन की लेयर्स ना बने। लेकिन इस पर तो बड़ा विवाद हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। जी हाँ बिल्कुल, ये स्थिति पूरी तरह बदल गई 1997 में सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले से। केस का नाम था चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। चंद्र कुमार केस, हाँ सुना इसके बारे में। इसने क्या बदला? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक बुनियादी बात कही। उन्होंने कहा कि न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू अदालतों की वो शक्ति जिससे वो कानूनों और सरकारी कामों की संवैधानिकता जांच सकती हैं, वो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा। हाँ, और संसद संविधान में संशोधन करके भी इस मूल ढांचे को खत्म नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैट के लिए जो हाईकोर्ट का रास्ता बंद किया गया था वो असंवैधानिक था, और 227 के तहत कुछ छीनता था वो असंवैधानिक है। कोर्ट ने तय किया कि अब कैट और ऐसे दूसरे ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील पहले संबंधित हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में होगी, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकेगा। तो चंद्र कुमार केस ने एक तरह से संतुलन बना दिया। ट्रिब्यूनल की विशेषज्ञता भी रहे, रफ्तार भी रहे, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी भी बनी रहे। बिल्कुल, ये न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की एक तरह से जीत थी, और इसने ये पक्का किया कि ट्रिब्यूनल के फैसले अंतिम नहीं हैं, उनकी न्यायिक जांच हो सकती है। ये तो हुई कैट की बात। राज्यों के लिए भी ऐसे ट्रिब्यूनल हैं, एसएटीज। जी हाँ, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 केंद्र सरकार को ये अधिकार भी देता है कि अगर कोई राज्य सरकार खास तौर पर अनुरोध करे तो केंद्र उस राज्य के कर्मचारियों के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी एसएटी बना सकती है। इनका काम और दायरा फिर राज्य सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित रहता है। और इनकी नियुक्ति वगैरह? प्रक्रिया काफी कुछ कैट जैसी ही है, बस जो सिलेक्शन कमिटी होती है उसकी अध्यक्षता उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 राज्य मिलकर एक ही ट्रिब्यूनल बना लें? हाँ,
एक्ट में इसका भी प्रावधान है। अगर 2 या ज्यादा राज्य चाहें तो उनके लिए एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी जैट बनाया जा सकता है। वो फिर उन सभी राज्यों के कर्मचारियों के मामले देखेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और संविधान के दूसरे अनुच्छेद पर आते हैं जो इसी भाग 14A में है, अनुच्छेद 323B। ये किस बारे में है? अनुच्छेद 323B जो है वो प्रशासनिक मामलों से अलग कुछ और खास तरह के मामलों के लिए ट्रिब्यूनल बनाने की बात करता है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है 323A से। वो ये कि इसके तहत ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को नहीं बल्कि संसद और राज्यों की विधानसभाओं दोनों को है। ओह, ये तो बड़ा अंतर है। तो कौन कौन से विषय आते हैं इसमें? अनुच्छेद 323B में कुछ विषय गिनाए गए हैं जिनके लिए संसद या राज्य विधानमंडल अपने अपने अधिकार क्षेत्र के हिसाब से ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। जैसे कि पहला, टैक्सेशन यानी कराधान। टैक्स ट्रिब्यूनल्स तो काफी सुने हैं। हाँ, वो इसी के तहत आते हैं। फिर है विदेशी मुद्रा, आयात निर्यात से जुड़े मामले, औद्योगिक और श्रम विवाद यानी इंडस्ट्रियल और लेबर डिस्प्यूट्स, लेबर कोर्ट्स वगैरह, भूमि सुधार जैसे जमींदारी खत्म करने से जुड़े मामले, शहरी संपत्ति की अधिकतम सीमा तय करने वाले मामले, संसद और राज्यों के चुनाव से जुड़े विवाद, चुनाव याचिकाएं। हाँ, कुछ हद तक। फिर खाद्य पदार्थों का उत्पादन, सप्लाई, वितरण, मूल्य नियंत्रण और आखिर में किराया और किराएदारी के अधिकार। ये वाला बाद में 75वें संशोधन से 1993 में जोड़ा गया था। तो मतलब अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो वो अपने राज्य में किराया नियंत्रण के मामलों के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल बना सकती है 323B के तहत। बिल्कुल। अगर वो विषय राज्य सूची में आता है और राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है तो वो उस विषय के लिए 323B के तहत ट्रिब्यूनल भी बना सकता है। यही लचीलापन 323B में है जो 323A में नहीं है। 323A तो सिर्फ लोक सेवा मामलों के लिए था और सिर्फ संसद बना सकती थी। जी। तो अगर हम अनुच्छेद 323A और 323B के बीच मुख्य अंतरों को एक साथ देखें तो क्या-क्या होंगे? हाँ, देखिए, मोटे तौर पे 3 मुख्य अंतर हैं जो स्रोत भी बताते हैं। पहला तो विषय वस्तु का ही है। 323A सिर्फ लोक सेवा मामले, 323B कई सारे दूसरे विषय, टैक्स, किराया, चुनाव वगैरह। ठीक है। दूसरा, कौन बना सकता है? 323A के तहत सिर्फ संसद, 323B के तहत संसद भी और राज्य विधानमंडल भी अपने अपने दायरे में। और तीसरा? तीसरा अंतर थोड़ा बारीक है, वो है पदानुक्रम यानी हायरार्की का। अनुच्छेद 323A के तहत जो ट्रिब्यूनल बनते हैं जैसे कैट या सैट, उनमें कोई हायरार्की नहीं होती। लेकिन अनुच्छेद 323B के तहत कानून बनाने वाली संस्था चाहे तो ट्रिब्यूनल्स की एक हायरार्की बना सकती है। मतलब एक निचला ट्रिब्यूनल, फिर उसके फैसले के खिलाफ अपील सुनने वाला एक ऊपरी अपीलीय ट्रिब्यूनल, ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। अब हमने चंद्र कुमार केस की बात पहले की थी कैट के संदर्भ में। क्या उस फैसले का असर 323B वाले ट्रिब्यूनल्स पर भी पड़ा? हाँ, बिल्कुल पड़ा। चंद्र कुमार केस का फैसला सिर्फ 323A तक सीमित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में साफ तौर पर कहा था कि अनुच्छेद 323A हो या 323B, दोनों के तहत बने किसी भी ट्रिब्यूनल का फैसला न्यायिक समीक्षा से परे नहीं हो सकता। तो मतलब चाहे वो टैक्स ट्रिब्यूनल का फैसला हो या लेबर ट्रिब्यूनल का या रेंट कंट्रोल वाले का, सबको हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल। चंद्र कुमार केस ने ये पक्का कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है और ट्रिब्यूनल बनाकर आप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार खत्म नहीं कर सकते। तो अब 323A हो या 323B, किसी भी ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील संबंधित हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में ही होगी। इसने एक तरह से पूरे देश में ट्रिब्यूनल सिस्टम में एक रूपता ला दी और जुडिशियल ओवरसाइट को बनाए रखा। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। संक्षेप में कहें तो न्यायाधिकरणों को संविधान में इसलिए लाया गया ताकि कुछ खास किस्म के विवादों का निपटारा तेजी से हो सके, कम खर्च में हो और उसमें विशेषज्ञता भी हो। बिल्कुल। प्रशासनिक और सेवा मामलों के लिए हमारे पास अनुच्छेद 323A के तहत कैट और सैट्स हैं, जिन्हें सिर्फ संसद बना सकती है। और दूसरे तरफ टैक्स, लेबर, किराया जैसे कई और मामलों के लिए अनुच्छेद 323B है,
जिसके तहत संसद या राज्य विधानमंडल ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। इनमें काम करने का तरीका थोड़ा लचीला होता है, ये प्राकृतिक न्याय पर चलते हैं। और 1997 के चंद्र कुमार केस ने ये पक्का कर दिया कि तेजी और विशेषज्ञता तो ठीक है, लेकिन अदालतों की निगरानी यानी न्यायिक समीक्षा का रास्ता हमेशा खुला रहेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रोल बना रहेगा। ये पूरा सिस्टम एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है, विशेषज्ञता भी हो और न्याय के बुनियादी सिद्धांत भी बने रहें। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने के लिए जरूर उठता है। अनुच्छेद 323B के तहत जो मामले आते हैं उनमें बहुत विविधता है। टैक्स जैसे जटिल आर्थिक मामले हैं, भूमि सुधार जैसे सामाजिक मुद्दे हैं, चुनाव जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय हैं। तो क्या ये अलग-अलग ट्रिब्यूनल्स हर क्षेत्र में पारंपरिक अदालतों के मुकाबले वाकई न्याय देने में उतनी ही प्रभावी साबित हुए हैं? और विशेषज्ञता लाने और आम आदमी के लिए न्याय को सुलभ बनाने, इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाने में आज भी क्या चुनौतियां हैं? इस पर आगे भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।